सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गठन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों पर दिए गए निर्णय का किया स्वागत। कहा, इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने देश भर से आए युवाओं को किया संबोधित। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के युवाओं को दी सौगात। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। आज पंचकुला में खेल पुरस्कार विजेताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति और सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और खेल मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन युवाओं का दिन है, जो पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों के लिए दिए गए निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जब किसानों को लगेगा कि यह कानून उनके हित में है और कमेटी के माध्यम से बातचीत होगी, तो इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता के बाद किसानों को अपना प्रदर्शन समाप्त कर घरों को लौट जाना चाहिए। कृषि के संबंध में बनाए गए थे, उनके ऊपर स्टे लगाया है और साथ में कमेटी का भी गठन किया गया है और ये कहा गया है कि इस कमेटी के माध्यम से बातचीत के आधार पर इस विषय का सुलझाया जाए, इस विषय को। और मैं समझता हूँ वैसे ये जो बिल हैं, ये सारे देश के किसानों के लिए बनाए गए थे। बहुत से किसान इन बिलों के समर्थन में भी अपनी बात कहकर गए हैं, लेकिन कुछ इलाके में किसानों ने इसका विरोध किया है। तो किसी प्रकार की ऐसी स्थिति को टालने के लिए मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से किसानों को जब ये लगेगा कि हाँ, ये हमारे हित में है और उस कमेटी के माध्यम से जब बातचीत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट इन बिलों को ठीक समझेगा, उस समय या तो एज इट इज, नहीं तो कुछ संशोधनों के साथ, या इनको समाप्त करने की बात भी कहेंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। अब चूंकि गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में गई है और इसकी सुनवाई के बाद और मैं समझता हूँ इसका निर्णय जो होगा वो सबको स्वीकार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अपने और ले ली है, तो उसमें से निश्चित रूप से किसानों का अब कोई अर्थ बनता नहीं है और किसानों को जो भी लोग हैं जहाँ से भी प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, उनको अपना धरना ही उठाना चाहिए और कुल मिलाकर आगे की कार्रवाई के लिए सबको अपने अपने हिसाब से अपनी बातचीत करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित करवाया। वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके प्रसिद्ध भाषण के बाद वे पश्चिमी विश्व में लोकप्रिय हो गए। विवेकानंद 19वीं शताब्दी के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। वे रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी रहे। स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर आज संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए इन युवाओं को संबोधित किया। युवाओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें कई प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के जरिए जो देश को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी की प्रेरणा ने देश में आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी थी और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के अनमोल उपहार का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश को एक और अनमोल उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया है जो आज भी व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण का काम बखूबी कर रही हैं। एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी जोर बेहतर व्यक्तियों के निर्माण पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इस नीति में युवाओं की इच्छा, कौशल, समझ और फैसले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आज जो देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, उसका भी बहुत बड़ा फोकस बेहतर इंडिविजुअल्स के निर्माण पर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के युवाओं को सौगात दी। आज चंडीगढ़ में उन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ किया। इसमें ग्रुप सी और डी के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल में युवा 31 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में इस पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऐसा हमारा स्रोत है ऊर्जा का कि जिसके उसकी अपनी टैलेंट, उसका अपना योग्यता, उसके अपने गुण, उसकी अपनी क्षमता, उससे हम अपने देश को, समाज को खूब आगे बढ़ा सकते हैं। एक जो पोर्टल बनाया उसका आज विधिवत लॉन्च किया है। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश के युवाओं को शुभकामना देता हूं। अब आगे से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना जो सी और डी का जैसा बताया गया है, कर्मचारियों का जो चयन है वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर दिया गया है और अब ये 3 महीने तक, यानी 31 मार्च, 3 महीने माने 12 दिन कम हो गए इसमें, 31 मार्च तक 2021 तक ये पोर्टल खुला रहेगा और सब लोग, चाहे वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा।
16 जनवरी से देश भर में शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण अभियान के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान देश में कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियों के बारे में विचार विमर्श हुआ। टीकाकरण अभियान में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच चर्चा और सहयोग से कोविड के खिलाफ जंग में बहुत मदद मिली है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दौरान देश ने संघवाद का एक बेहतरीन नमूना पेश किया। राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं। केंद्र और राज्यों के बीच इस संवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। एक प्रकार से फेडरलिज्म का उत्तम उदाहरण इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुत किया है। मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सभी ने एकजुट होकर काम किया। जो सीख लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी, उसी पर चलने का हम सब ने प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि देश में जिन 2 कोविड वैक्सीन को आपात मंजूरी मिली है वो दोनों ही स्वदेशी हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कीमत आम लोगों की पहुंच के भीतर है। हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। ये वैक्सीन भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते हुए निर्मित की गई है। भारत के टीकाकरण का जो अनुभव है, जो दूर सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, वो कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। प्रदेश में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देते हुए सरकार ने कुरुक्षेत्र के पीपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पीपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और हरियाणा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक अलग पहचान देगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड 14 फरवरी से 16 फरवरी तक आदिबद्री और पिहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में नवगठित विदेश सहयोग विभाग की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक के दौरान विदेश सहयोग विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अनंत प्रकाश पांडे ने विभाग द्वारा संचालित की जा रही गतिविधियों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य हरियाणा को उद्योग, शिक्षा, कौशल विकास और पर्यटन के लिए एक हब के रूप में स्थापित करना है। विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कृषि आधारित निर्यात बढ़ाने और इच्छुक ट्रेड पार्टनर की पहचान करने के निर्देश दिए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं।
देश में कोविड-19 महामारी में से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 1,01,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है जिनकी कोविड महामारी से ठीक होने की दर दुनिया में सबसे अधिक रही है। देश में महामारी से पीड़ित रोगियों की कुल संख्या 2,16,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,584 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में महामारी का प्रकोप फैलने के बाद से अब तक इसकी चपेट में आए लोगों की कुल संख्या 1,04,00,000 से अधिक हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,59,500 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.92% और मृत्यु दर 1.11% है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का किया गठन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानूनों पर दिए गए निर्णय का किया स्वागत, कहा इसके सकारात्मक नतीजे आएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन, प्रधानमंत्री ने देश भर से आए युवाओं को किया संबोधित। और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के युवाओं को दी सौगात, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए पोर्टल वन टाइम रजिस्ट्रेशन का किया शुभारंभ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।